बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रदरफोर्ड का टॉपिक मॉडल करना है, ठीक है, पढ़ना है उसके बारे में। देखिए शुरू में लोगों को ना ये बड़ा तजस्सुस था कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, या आप ये कह लें कि मैटर का सबसे छोटा और आज़ाद यानी सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करने वाला पार्टिकल कौन सा है। तो ग्रीक्स ने कहा था, ग्रीक्स ने उसे एटमोस का नाम दिया। बाद में बिगड़ते बिगड़ते या चेंज होते होते हम उसे एटम कहना शुरू हो गए। फिर आपको कोई 18वीं सेंचुरी में जॉन डल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। बहरहाल वो थ्योरेटिकल एटॉमिक थ्योरी थी, यानी उसके पीछे कोई वाज़ेह एक्सपेरिमेंट नहीं था। फिर कुछ और बंदों ने, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल आया, उसमें भी एटम के साथ के बारे में या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया गया, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। लेकिन पहली आप कह सकते हैं जिसे सही अटेम्प्ट की एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बेस पे, वो लॉर्ड रदरफोर्ड ने की 1913 में। उसने एक पतला सोने का वर्क लिया। पतला सोने का वर्क बहुत पतला, उसकी जो डायमेंशन थी, जो साइज था ना, यानी थिकनेस, वो 0.004 सेंटीमीटर के बराबर था, यानी बहुत ज्यादा पतला होता। अच्छा, उसके बाद उसने उस पर गिराया अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज जो होता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर उसका 2 होता है, एटॉमिक मास उसका 4 होता है। उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 2 हो गया और एटॉमिक मास 4 हो गया। एटम्स के लिहाज से ना, यानी अगर आप पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स है, उनके मुकाबले में बहरहाल अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा भारी कह रहे हैं। अच्छा, उसने ना अल्फा पार्टिकल्स गिराए किसके ऊपर, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसने अपनी लैब की जो उसके पीछे दीवार थी या पीछे जो स्क्रीन थी, साइड पे जो स्क्रीनें थी, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन की बनाई। फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसा मटेरियल होता है कि जैसे ही कुछ चार्ज पार्टिकल टकराता है ना, तो लाइट पैदा होती है, जैसे चमक नहीं पैदा होती थोड़ी सी, तो वो इजीली पता चल जाता है यहाँ से कुछ है टकराई। अब जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रिजल्ट्स आए। क्या रिजल्ट आए? पहला रिजल्ट आया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, यानी वो ऐसे लगा जैसे बस उसने फेंके और वो गुजर के चले गए। जैसे आप कोई ऐसी शय है जिससे आप फेंके और वो किसी से भी ना टकराए और सीधे चले। सपोज आपने 1,00,000 पार्टिकल्स फेंके और उनमें कोई 99,000 पार्टिकल्स बिल्कुल, या उससे भी ज्यादा, यानी 99,000 आप कह लें 90, वो बिल्कुल सीधे गुजर के चले गए। अब देखें, इतने ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, यानी ना वो इधर हुए ना वो उधर हुए। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। तो इसका क्या रिजल्ट बनता है? इसका आप कह सकते हैं कि रिजल्ट का ये, अब इसका पहला पॉइंट था, तो इससे क्या रिजल्ट आया इस पॉइंट का? पॉइंट 1 का आपके पास क्या रिजल्ट आया फिर कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। अब कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो उसके पार्टिकल्स थे ना, अल्फा पार्टिकल्स, वो डिफ्लेक्ट हुए। कुछ जैसे सपोज 30 के एंगल से या 45 के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और 1,00,000 में या 1 करोड़ में 1-2 पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल वापस मुड़ के 180 डिग्री से, यानी जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। आप कह लें यूं, बिल्कुल 180 डिग्री से वापस आ गए। ये जो 180 डिग्री से वापस आए या डिफ्लेक्ट हुए, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद बड़े भारी हैं, यानी इसका पॉइंट 2 क्या था, सम या वेरी फ्यू पार्टिकल reflected
देखिए दूसरा पॉइंट था कि वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एंड 1 आउट ऑफ बिलियंस केल्विन बाउंस बैक, यानी बिल्कुल वापस आ गए। जैसे आप बाल में दीवार को मारते बिल्कुल वापस आ जाती है, ऐसे एक जो है ना लाखों में बिल्कुल ऐसे वापस आ गए। तो आप कह सकते हैं इसका क्या रिजल्ट है। अब देखें अल्फा पार्टिकल ना बड़े भारी पार्टिकल्स हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन से तो कोई मसला हो नहीं सकता, इसका मतलब, और उनके ऊपर चार्ज भी है पॉजिटिव, इसका मतलब जो शय उन्हें डिफ्लेक्ट कर रही है या जिस शय से वो टकरा रही है, एक तो उसके ऊपर चार्ज वही है जो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर है, यानी न्यूक्लियस एस वो पहले आप ये कहें कि जो दरमियान में जो आपके पास है ना जिससे वो टकरा के बाउंस बैक होके वापस आए या डिफ्लेक्ट हुए, वो बहुत भारी है। आप कहेंगे ना सेंट्रल पार्ट जो आपके पास एटम का सेंट्रल पार्ट है ना वो बहुत भारी है, और डेंस है, ठीक है, बहुत भारी है और बहुत डेंस है। और चूंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो जो सेंट्रल पार्ट है ना उसके ऊपर वही चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है। सेंट्रल पार्ट, दूसरा रिजल्ट क्या है जी, सेंट्रल पार्ट हैज सेम चार्ज एज अल्फा पार्टिकल। अब चूंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दरमियान में भी जो पार्टिकल था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमने फिर सेंट्रल पार्ट का नाम रखा was named as न्यूक्लियस। हमने सेंट्रल पार्ट को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा उसने, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रदरफोर्ड ने कोई बहुत अच्छी वजाहत नहीं की, जस्ट इतना कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो छोटे पार्टिकल्स है और वो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे सूरज के गिर्द सियाही घूम। तो रदरफोर्ड के ना एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। जैसे हमारे निज़ाम शमसी में या सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो है ना वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं ना, उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही ऑर्बिट्स में एटम के गिर्द चक्कर लगा रहे, सॉरी न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे, यानी कोई बहुत अच्छी वजाहत नहीं की, यही शायद उसकी खामी का बायस भी बना। तो कल इंशाल्लाह हम बोहर का एटॉमिक मॉडल करेंगे और ये जो रदरफोर्ड में जो खामी थी ये भी साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।